कैसे हैं आप सब? वेलकम बैक टू माय चैनल। तो जैसे कि मैंने आपको पहले ही नोटिफिकेशन दे दी थी कि हमारे गेस्ट हैं आज शिवम सिंह, जिनका अभी हाल ही में CRMT में सेलेक्ट हो गए हैं, मतलब ठीक है, CIL में एनसीएल CIL के थ्रू एनसीएल में हो गया है उनका, मतलब वो सिलेक्ट हो गए हैं। सो आज उन्हीं से हम इंटरेक्ट करेंगे। तो जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था कि आपने सारे कुछ क्वेरीज या जो भी क्वेश्चन थे आपके, तो टेलीग्राम पे आपको बोला था मैंने पोस्ट करने को, तो यहाँ पे अराइज करेंगे, ठीक है। तो चलिए फिर शुरू करते हैं वीडियो को और इंटरेक्ट करते हैं शिवम के साथ। हेलो शिवम, कैसे हैं आप? हाँ, बढ़िया होगा। थैंक राइट, आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो यू। सारे के थैंक सारे यू। सारे व्यूअर्स देख रहे हैं हम आपको, और उनके बहुत सारे क्वेरीज हैं एनसीएल और सीआईएल को लेके। तो जैसे कि उनको मैंने बता दिया था, इनको पहले इन्फॉर्मेशन दे दी थी कि भाई हम आपके साथ इंटरेक्ट करेंगे आज। सो उन्होंने सारे क्वेश्चंस क्वेरीज सब एक जगह पे कलेक्ट कर लिया, और फिर आज जो है वहाँ पे आपसे पूछा जाएगा वही, ताकि उनकी क्वेरीज जो है वो ओके, सॉल्व हो जाए। ठीक है। तो सबसे पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने अपनी कीमती समय दिया हमको। और इट्स तो ओके, वेलकम टू यू। ठीक है शिवम, तो चलिए बताइए, थोड़ा इंट्रोडक्शन दे दीजिए अपना स्टार्टिंग में, और उसके बाद फिर चलते हैं आपके स्ट्रगल एंड आगे कैसे क्या हुआ, तो देखते हैं। थैंक यू शिल्पा फॉर इनवाइटिंग मी एंड इट्स वेरी प्लेजरस फॉर मी टू गाइड समवन हु इज इन द प्रिपेयरिंग स्टेज। मेरा नाम है शिवम सिंह, मैं बिलोंग करता हूँ जौनपुर से और प्रेजेंटली हम लोग रहते बनारस में है, बट हमारा नेटिव प्लेस जो है वो जौनपुर है। तो मैं अपने बारे में थोड़ा और डिटेल में बता रहा हूँ कि इस टाइम मैं कोल इंडिया लिमिटेड में सिलेक्टेड हूँ एट द फॉर द पोस्ट ऑफ असिस्टेंट मैनेजर। एंड एट दिस टाइम आई गॉट द सब्सिडरी एनसीएल। अभी हम लोग 13th ऑफ सितंबर को आए थे यहाँ पे, जिसमें हमारा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन एंड मेडिकल हो चुका है, और अभी ज्वाइनिंग आनी बाकी है, बट वी आर स्टेइंग एट द जैन प्रोजेक्ट एट दिस टाइम। दिस इज अच्छा द लिटिल इंट्रोडक्शन ऑफ मी। अच्छा अच्छा। तो थोड़ा अपना ये बताइए कि आपने स्टडीज़ कहाँ से करी है, और क्या रहा आपका आफ्टर 12th, क्या रहा, या स्ट्रीम क्या था आपका, ये थोड़ा बताइए। ओके, नाउ आई एम गोइंग इन डिटेल फ्रॉम, मतलब हम मुझे डिटेल में बताना है ना कि फ्रॉम जी क्लास 12th से लेके अभी तक जो भी रहा है। जी, क्योंकि यहाँ तो पे बहुत सारे फ्रेशर लोग हैं ना, तो उन्हें एक आइडिया नहीं है कि मतलब क्या क्या स्ट्रीम चूज़ किया जाए, और फिर किस हाँ, स्ट्रीम क्या में। प्रोसीजर है, कैसे कैसे। हाँ, क्या प्रोसेस है, वो सारी चीज़ें। और एक और चीज़ें कि जैसे बहुत सारे लोग जैसे गेट देते हैं, और जो उतनी हाई स्टडीज़ नहीं करते हैं, और मतलब लोअर जैसे ग्रुप डी की पोस्ट पे भी वो तैयारी करते हैं, फिर वो उस पर सेलेक्ट होते हैं, वो सारी चीज़ें भी बताइए। ठीक है, तो मैं अपने बारे में डिटेल में बता दे रहा हूँ, उसके बाद आप क्वेश्चन रेज कर लीजिएगा बीच बीच में ठीक है, जहाँ से भी होगा, ठीक है। ठीक ठीक है। तो मेरी देखिए स्कूलिंग जो है क्लास 12 तक वो कम्प्लीटली यूपी बोर्ड से है। अच्छा जो लोग डरते हैं कि वो हिंदी मीडियम से या यूपी बोर्ड से है, वो उनके में जो एक इंफिनिटी कॉम्प्लेक्स होता है, वो आप देख सकते हैं। मैं भी यहाँ पे हूँ, आप भी आ सकते हैं, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। और मेरे साथ काफी ऐसे लोग हैं जो कि यूपी बोर्ड से ही हैं, बट दे आर एट द गुड प्लेसेस। तो मेरी स्कूलिंग कम्प्लीटली यूपी बोर्ड से है क्लास 12 तक। आफ्टर दैट अच्छा, मैंने आपने यूपी बोर्ड से यूपी किया? टी का एग्जाम दिया था। यूपी जी। बोर्ड से। उसके अच्छा बाद मैंने, हाँ, उसके बाद मैंने प्रिपरेशन की थी फॉर जेई मेंस एडवांस और यूपीएस, मतलब जितने भी इंजीनियरिंग के एडमिशन एग्जाम होते हैं सबके लिए प्रिपरेशन की थी। और मैंने सारे एग्जाम दिए भी थे। मेनली जो जेई मेंस था वो मेरा एक्सीडेंटल पर्पज से एक्सीडेंट हो गया था, तो उसमें दिक्कत हो गई थी, तो जेई मेंस बहुत अच्छा नहीं था। आफ्टर और जेई एडवांस था, उसमें मेरी अराउंड 13,000 के आसपास रैंक थी। बट इन वो भी खराब हो गया था क्योंकि मेरा एक्सीडेंट जस्ट बिफोर दैट हुआ था, जस्ट बिफोर हुआ था उससे, ठीक है। तो मैंने यूपी ट्यू दिया, तो यूपी ट्यू मेरी रैंक थी AIR 197। उसके थ्रू मुझे कॉलेज मिला था HBTI कानपुर। बहुत लोग जानते भी होंगे इसके बारे में, हरकोट बटलर टेक्नोलॉजिकल इंस्टीट्यूट। पहले इसका नाम HBTI कानपुर था, अब जो है HBTU कानपुर हो गया, हरकोट बटलर टेक्निकल यूनिवर्सिटी 2016 से। तो थ्रू दैट AIR 197 आई हैव टेकन द मैकेनिकल स्ट्रीम ऑफ माय कॉलेज, जिसमें कि फिर हम लोगों ने 4 साल का जो है कोर्स मैकेनिकल इंजीनियरिंग का या फिर किसी भी बीटेक का, वो कंप्लीट हुआ 2017 में। उसकी जर्नी में नहीं जाते हैं, बस मैं आउटर आउटर जो लेआउट है वो बताते जा रहा हूँ, ठीक है। फिर तो थोड़ा स्किप करते हैं, 2013 से लेके 17 में पहुंचता हूँ। फिर 17 से नहीं, जस्ट बिफोर से 7th और 8th सेमेस्टर हम लोगों ने, जो मेरा पूरा कंप्लीट ग्रुप था ऑफ माई क्लास, मैंने तैयारी की थी, तैयारी स्टार्ट कर दी थी फॉर गेट। तो गेट दिया, गेट 17 दिया, तो गेट 17 में परफॉर्मेंस वाज गुड। आई गॉट द AIR 722 एंड माई स्कोर
in GATE was 802. On that basis, I got a call from the various PSUs like IOCL, BPCL, NLC में मेरा इंटरव्यू था इन 2018 के इन 2017 में। इसके बारे में बता दीजिए थोड़ा, तो ये उसी जो आप गेट बता स्कोर रहे से, हैं कि हाँ कहाँ कहाँ हुआ आपका, वो चीज़ उसी बताइए। तो उसी गेट स्कोर से मैंने IIT BHU में एडमिशन लिया था इन स्पेशलाइजेशन ऑफ इंजीनियरिंग, दैट इज मशीन डिजाइन, उसमें मेरा एडमिशन था। और उसके बाद जब एडमिशन लिया और गेट 17 के थ्रू ही मैंने BBCL में इंटरव्यू दिया, भारत पेट्रोलियम में, देन IOCL में इंटरव्यू दिया, इंडियन ऑयल में, एंड थर्ड वाज नेवली लिग्नाइट कॉर्पोरेशन लिमिटेड NLC, उसमें इंटरव्यू दिया था। जब मैंने एडमिशन लिया था एमटेक में, तब मैंने सोचा था कि आई विल प्रिपेयर फॉर द इंजीनियरिंग सर्विसेज अलॉन्ग विथ माय एमटेक, बट 2 या 3 महीने में आई गॉट रियलाइज दैट इट इज नॉट पॉसिबल फॉर मी एटलीस्ट कि एमटेक भी करते रहो एंड प्रिपरेशन भी करते रहो इंजीनियरिंग सर्विसेज या फिर किसी PSU एग्जाम्स के लिए। तो आफ्टर 2 और 3 मंथ आई गॉट रियलाइज दैट कि यहाँ से जी। इंजीनियरिंग सर्विसेज तैयारी कर पाना प्लस एमटेक कर पाना बहुत टफ जॉब है। मतलब एटलीस्ट मेरे लिए टफ है ये, अब मैं सबके लिए नहीं बोल सकता हूँ ये चीज, लेकिन कुछ लोग कर लेते हैं और मेरे टफ लगा। तो मैंने 2 3 महीने में डिसाइड किया कि आई विल नॉट गो फॉर एमटेक एंड आई विल डू प्रिपरेशन ओनली फॉर इंजीनियरिंग सर्विसेज। तो ये रियलाइज हो गया कि एमटेक और ESE साथ नहीं हो पाएगा। तो फिर मैं दिल्ली तैयारी करने गया, तो दिल्ली में मैंने एडमिशन लिया मेडिजिम में, और वहाँ मैंने मार्च 2018 में के बैच में एडमिशन लिया था और वहाँ से तैयारी मेरी शुरू हुई। तो फिर वो तैयारी चलती रही, और 2019 वाला बैच में खत्म हो गया जो प्रिपरेशन फेज था। आफ्टर दैट वेरियस एग्जाम्स आते रहे इसके बीच में, जैसे कि मैंने बताया आपको कि मैंने गेट 2017 से IOCL में दिया था इंटरव्यू, BPCL में दिया था, NLC में दिया था। देन जो गेट 18 जो था, मैं उस टाइम बनारस में था, तो वो गेट मेरा बहुत अच्छा नहीं था, उसमें स्कोर जो था, उसमें जो मेरी परसेंटाइल थी 98 परसेंटाइल के आसपास थी। देन फिर यहाँ कोचिंग में चला गया, फिर अगेन दिस ईयर आई गॉट अगेन रैंक अंडर 1000, फिर वही परसेंटाइल आई 99 के अराउंड। तो उससे मैंने इंटरव्यूज दिए, जैसे कि IOCL में दिया था, उसके बाद मैंने BRC का रिटन टेस्ट दिया फॉर साइंटिस्ट पोस्ट। तो साइंटिस्ट पोस्ट लिए वो भी रिटन क्लियर हुआ, उसके लिए इंटरव्यू दिया, बट आई वाज नॉट एबल टू क्वालिफाई दैट इंटरव्यू। फिर उसके बाद इसरो का एग्जाम हुआ, इसरो हुआ, फिर फुल इंडिया का भी आ गया 2019 में, उसका एग्जाम हुआ 2020 में जाके। तो फिर कोल इंडिया का हुआ, इसरो का हुआ, ये भी इसरो का भी रिटर्न क्लियर था और कोल इंडिया का भी क्लियर था। फिर कोल इंडिया का इंटरव्यू हुआ, तब तक कोविड आ गया था 2020 में, तो सारी चीजें डिले हो गई ऑलमोस्ट बाई 8 और 9 मंथ्स। तो फिर जाके कोल इंडिया का इंटरव्यू हुआ जनवरी में और इसका रिजल्ट आया मार्च में। तो इसका जब मार्च में आ गया रिजल्ट, आई गॉट सेलेक्टेड इन दिस PSU। तो मैंने फिर उसके बाद तैयारी बंद कर दी, एंड दैट वाज द फाइनल ऑफ माई, no, it can't be तो said destiny, but it is the yeah, first milestone of the my journey. तो शिवम, बहुत अच्छा लगा आपका स्ट्रगल और आपकी जर्नी सुन के। सो फाइनली यू आर सिलेक्टेड इन CIL। ओके। सो यहाँ पे बहुत सारे मतलब फ्रेशर हैं, उनके बहुत सारे क्वेश्चंस थे, तो वो चीज़ें अगर आप कहें तो स्टार्ट करते हैं। हाँ ठीक है, इट्स ओके, उसी लिए मैं आया हूँ बेसिकली, तो वही मेन मोटिव है। सबसे पहला पहला क्वेश्चन तो उन लोग का ये है कि काफ़ी समय से वो कह रहे हैं कि जितने भी वैकेंसी है मतलब NCL में, जैसे कि सब्सिडायरी है ना CIL की, तो उसमें जितनी भी वैकेंसी हाँ, है 2021 में अभी नहीं आई है, डिले हैं अप्रेंटिस को छोड़ के, और सब बहुत ज़्यादा परेशान हैं और कह रहे हैं कि मैम अब बताइए कब आ रही वैकेंसी। और उनका भी क्वेश्चन था कि आपसे पूछेंगे। तो मैंने जैसे कि अच्छा। बताया कि ये इसमें क्या कहना चाहेंगे आप? देखो यार, अभी तो मैं जैसे कि मुझे अभी तो ज्वाइनिंग भी नहीं मिली है ना, तो अभी तो असिस्टेंट मैनेजर की पोस्ट मुझे 1 साल बाद मिलेगी, और अभी 1 साल कम से कम मैं मैनेजमेंट ट्रेनिंग रहूंगा, मतलब कि ट्रेनिंग होगी हमारी यहाँ होगी या सिंगरौली में, देन रांची में ट्रेनिंग होगी, या हो सकता है कहीं और भी भेजें ट्रेनिंग के लिए। तो जहां तक ये बात है कि वैकेंसी कब आएगी, और इसके बारे में मैं ये कहना, मेरा यूट्यूब चैनल है, लोग यही क्वेश्चन बार बार अराइज करते हैं कि वैकेंसी कब आएगी, इसके बारे में कोई कुछ भी नहीं जानता है। बहुत हाई लेवल पे चीजें रहती हैं और बहुत कॉन्फिडेंशियल रहती हैं। अगर कोई जानता भी है बहुत हाई लेवल, तो बहुत वो कभी भी डिस्कस नहीं करेगा किसी के साथ कि वैकेंसी कब आने वाली है। वो तो आपको बस वही वेबसाइट के लिए वेट करना है। अगर वेट नहीं कर सकता, बहुत ज्यादा यही कर सकते हैं कि आप CIO को मेल लिख सकते हैं, यू कांट डू मोर देन दैट। वही बस चीज़ें वेट करना है और अपनी तैयारी मैं करते समझा रहिए। रही हूँ कि उसमें कोई किसी का मतलब एक कॉन्फिडेंशियल रखा जाता है इसको, और वो चीज़ें एक शायद जब जारी करेगी तभी पता चलेगा। इसमें हम
कुछ नहीं कर सकते कि पहले कहीं से भी पता कर लिया या ऐसा कुछ, ऐसा वाला हिसाब नहीं है। तो आपको थोड़ा सा पेशेंस रखना होगा और इट इज नॉट हमेशा। पॉसिबल टू नो बिफोर। तो उससे वेरी सब्सिडायरीज है ना, CIL के वेरी सब्सिडायरीज हैं, जरूरी नहीं कि आप एनसीएल के लिए ही बैठे रहें, है ना। और BCCL है, CCCL हाँ है, बिल्कुल, तो क्योंकि कोई भी करीब 7 या 8 माइन सब्सिडरीज, आप सबके वेबसाइट विजिट कीजिए और सबके लिए तैयारी कीजिए। अगर आप एक के भरोसे मत बैठिए, क्योंकि और सिंपल सी कुछ। बात है, अगर आप एक कंपनी हाँ। के भरोसे बैठेंगे तो ये हो गया, प्रोबेबिलिटी होगी, साढ़े 12% प्रोबेबिलिटी आप यहाँ आएंगे। अगर सबके भरोसे है तो प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है सिलेक्ट होने की। तो दैट्स कुछ ऑब्वियस थिंग। कुछ लोग कह रहे हैं कि मेरा ड्रीम है एनसीएल में जाना, तो उनके लिए क्या कहें। हाँ, अगर ड्रीम है तो पहले कहीं और पहुंच जाओ यार, एक कम से कम एक अपना बैकअप तैयार कर लो, आफ्टर दैट ड्रीम प्ले करते रहना। क्योंकि ये यही है। मे भी अगर मान लीजिए नहीं आती है वैकेंसी, देन क्या करेंगे आप। सो इफ यू सी। फॉर देयर आर मैनी पीएसयूज यार, बहुत सारे पीएसयूज हैं जो कि पॉलिटेक्निक वालों को है रिक्रूट करती पीएसयू हैं। है, पीएसयू के पॉलिटेक्निक, बताइए आप, बहुत सारे लोग होंगे जिन्हें नहीं पता जैसे है कि पीएसयू क्या है। हर पीएसयू में, अगर आप पब्लिक किसी भी सेक्टर। पीएसयू को देखते हैं तो आप हर पीएस हाँ, हर पब्लिक सेक्टर वैकेंसी आती ही आती है। तो बस इसके लिए नहीं बैठना है कि एनसीएल में ही जाना है, हर पीएसयू लिए देखिए आप, जैसे कि एनटीपीसी में भी है ही, आईओसीएल में भी है ही, हमेशा वैकेंसीज आती हैं उसमें, हाँ। रेगुलरली आती हैं, कोई ऐसा नहीं कि बहुत टाइम गैप पे आती हैं। हम्म, तो और एक आपको चीज पूछ। जो भी है कैंडिडेट इस फील्ड में है, उसको प्रिपरेशन उसी वे में करनी है कि अगर वैकेंसी कहीं भी आती है, कोल इंडिया में आ जाए, एनटीपीसी में आ जाए, आईओसीएल में आ जाए, कहीं भी आ जाए तो वो बीट कर ले जाए। इस तरीके से नहीं करनी है कि एनसीएल में जो वैकेंसी आएगी तब से प्रिपरेशन स्टार्ट करेंगे, आफ्टर दैट आई विल बीट द एग्जाम। ये नहीं, आपको एक जो मोड है तैयार रखना है, मतलब अपनी गन तैयार रखनी है, जब मौका मिलेगा फायर करना है। इट्स सो सिंपल थिंग। तो क्वेश्चन ये था आपसे कि जैसे मान लीजिए किसी ने 12th पास आउट किया, ठीक है, 12th पास आउट करने के बाद उसको CIL में जाना है या एनसीएल में जाना है और ज़्यादा हायर स्टडीज नहीं करना है, मतलब उसको लगता है कि वो गेट एंड ऑल ये सब नहीं क्वालिफाई कर पाएगा, देन क्या करे वो। यहाँ पे ये क्वेश्चन था तो मैं यही उसको बताई थी कि क्या नाम है, आप ITI कर सकते हो, आप डिप्लोमा कर सकते हो आफ्टर 12th या 10th के बाद भी होता है। हाँ सही है, सजेशन तो सही है। अगर इट इज नॉट पॉसिबल कि अगर कोई डिग्री नहीं ले पा रहा है या फिर बीटेक नहीं कर पा रहा, तो उसके लिए तो बेस्ट ऑप्शन वही है कि या तो आईटीआई कर ले या फिर पॉलिटेक्निक कर ले, तो उसके थ्रू इसमें भी ऑप्शन हैं एंट्री करने की, और उसके थ्रू इसमें वैकेंसी ज्यादा ही आती हैं अगर कंपेरेटिवली देखा जाए। इसमें उनके क्वेश्चन ये थे कि अगर ITI करते हैं तो कौन सा ट्रेड बेस्ट होगा, मतलब तो शिवम आपसे ये क्वेश्चन था कि जैसे लोग ITI करते हैं तो उसमें उनको ट्रेड चूज करते हैं ना, कौन सा सब्जेक्ट उनके लिए मतलब अच्छा होगा, उसमें वो अच्छा स्कोर कर सकते हैं, तो आप क्या कहना चाहेंगे कि मतलब कौन सा सब्जेक्ट या ट्रेड बेस्ट रहेगा उनके लिए। देखो यार, ये जो क्वेश्चन है कि व्हाट टू चूज फॉर द ट्रेड, जैसे कि ये क्वेश्चन हमेशा आता है बीटेक में भी कि मैं कौन सा ट्रेड लूं, सीएस का ट्रेंड चल रहा है सीएस ले लूं, मैकेनिकल का ट्रेंड चल रहा है मैकेनिकल ले लूं, बट क्वेश्चन इज अबाउट योर इंटरेस्ट। अगर आपका इंटरेस्ट इलेक्ट्रिसिटी में है, इलेक्ट्रिकल में है, तो आपको मैकेनिकल कभी चूज नहीं करना है, सिंपल सा फैक्ट है। क्योंकि अगर आप मैकेनिकल में जाएंगे तो इट इज श्योर दैट यू विल नॉट परफॉर्म दैट मच गुड एज मच यू कैन परफॉर्म इन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, बिकॉज यू डोंट हैव नो इंटरेस्ट। सिंपल सी बात है, अगर आप इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में अच्छे हैं, आपको वायरिंग अच्छी आती है, तो आप वायर तो मैकेनिकल की मशीन में इंटरेस्ट नहीं लेंगे, और आप अगर मशीन में इंटरेस्ट आप इलेक्ट्रिकल ले लेते हैं तो आप वहां परफॉर्म नहीं करेंगे अच्छा। सो इट्स ऑल ऑन टू योर इंटरेस्ट। अब ये देख के अपनी ट्रेड डिसाइड मत करिए, आपको जिसमें इंटरेस्ट है उसमें जाइए, ये देख के मत जाइए कि इसमें वैकेंसी ज्यादा है, इसमें पब्लिक जा रही है। अगर आपका इंटरेस्ट मैकेनिकल में तो मैकेनिकल में जाइए, अगर आपका इंटरेस्ट इलेक्ट्रिकल में तो इलेक्ट्रिकल में जाइए। उसको किसी और फैक्टर से जज मत करिए, जैसे कि वैकेंसी हो गई या फिर भीड़ को देख के जज मत करिए, अपना डिसीजन खुद लीजिए और अपने इंटरेस्ट के हिसाब से लीजिए। अच्छा। क्योंकि जो भी वैकेंसीज आएगी हर पोस्ट के लिए आती हैं। सिंपल सी बात है, अगर आप इलेक्ट्रिकल में इंटरेस्टेड, आपने मैकेनिकल ले ली, तो आप मैकेनिकल सबसे पीछे वाले आदमी रहेंगे, तो आपका सिलेक्शन वहां नहीं होना। अगर आप इलेक्ट्रिकल लेते हैं, आप उसमें इंटरेस्ट, तो हो सकता है आप सबसे आगे रहें और कम सीट आने पर आपका सिलेक्शन हो जाए। बात ये होती है। अच्छा शिवम, नेक्स्ट क्वेश्चन ये है आपसे कि जैसे मान लीजिए 12th के बाद जो जो भी फ्रेशर हैं 12th के बाद उनको एक IITian बनना है, तो क्या करना पड़ेगा, क्या स्टेप इनिशियल स्टेप में लेना पड़ेगा, आप क्या कहना चाहेंगे इस to be to get selected in IITs, पे। यस, IIT। so simple, there is a single exam of JEE Advanced, you have to crack that, and for that you have to read
थिंग्स वेरी मेटिकुलसली, बहुत डीप में, बहुत कंसल्टेंस से, और सबसे इम्पोर्टेंट चीज है कि आपको कंसिस्टेंसी मेंटेन करनी है अपने स्टडीज में। हम लोग बात कर रहे थे आफ्टर 12th की बात, तो उसमें ये है कि अगर आपको जेई एडवांस आईआईटीज में जाना है तो सिंपल एग्जाम है जेई एडवांस का, उसको क्रैक करना देना है, जेई एडवांस का आपको वो देना है और क्रैक करना है। उसके लिए आपको बहुत डीपली डीपली पढ़ना पड़ेगा, और कंसिस्टेंसी इज द की ऑफ सक्सेस। अगर आप रोज 6 घंटे पढ़ते हैं तो बहुत बेटर है कंपेयर टू कि आप एक दिन 12 घंटे पढ़िए, एक दिन 2 घंटे पढ़िए, एक दिन 4 घंटे पढ़िए। आप डेली 6 घंटे पढ़िए, दैट इज टू मच बेनिफिशियल फॉर अ कैंडिडेट। और हर सब्जेक्ट को स्ट्रांग बनाइए, ये नहीं कि अगर मैथ अच्छी है, फिजिक्स अच्छी है, केमिस्ट्री छोड़ दें, ये नहीं करना है। हर सब्जेक्ट को अच्छा बनाइए और जो वीक है उसको टाइम दीजिए। दैट इज सिंपल थिंग्स है सब यार, बहुत कॉमन, छोटी बातों पर ध्यान देंगे तो बड़ी चीजें अपने आप सही हो जाएंगी। बिल्कुल, बिल्कुल। तो ये मतलब आफ्टर 12 जो है हम जेईई मेंस का एग्ज़ाम देंगे, उसके बाद जो है क्या रैंक रहता है, उसमें क्या स्कोर रहता है कि जिसके आपको रीच करना पड़ता है, ऐसा कुछ? फॉर फॉर आईआईटीज अगर आप अच्छी आईआईटी चाहते हैं, अच्छी ब्रांच, तो सब कुछ वेरी करता है। अगर आप कंप्यूटर साइंस चाहते हैं तो यू हैव टू बी इन 1000 ईयर, तब आपको अच्छी आईआईटीज में कंप्यूटर साइंस मिल पाएगा। अगर आप अदर स्ट्रीम्स में जाते हैं, जैसे इस टाइम कंपटीशन मेनली है फॉर कंप्यूटर साइंस एंड इलेक्ट्रॉनिक्स, तो उसमें आपको हाई रैंक करनी पड़ेगी। मतलब मैं मतलब ये कहना चाह रहा हूँ, अगर आपको 1000 के अच्छी रैंक अंदर ही चाहिए तो होना होगा। हाँ, फॉर कंप्यूटर साइंस। और अच्छा। आपको अच्छी, मान लीजिए मैकेनिकल चाहिए, इलेक्ट्रिकल, सिविल, इन सब के लिए भी आपको विद इन 4000 रहना पड़ेगा टू बी इन गुड आईआईटीज। अदरवाइज देयर आर द रैंक तो है ही 14,000 तक, आप वहां तक लाइक कहीं सेटल हो सकते हैं किसी ब्रांच में। लेकिन तो अच्छे मान आईआईटीज में अच्छी ब्रांच के लिए यू टू बी इन 4000 रैंक या यार। अच्छा, ठीक है, मान लीजिए कि कोई आईआईटी क्रैक नहीं कर पाता है, देन क्या करें? आईआईटी क्रैक में, आईआईटी मींस देयर इज अ एग्जाम फॉर आईआईटी, दैट इज जेई एडवांस। अगर वो जेई एडवांस क्रैक नहीं कर पाता है तो देयर इज अ ऑप्शन ऑफ जेई मेंस। जेई मेंस जो है उसका जो लेवल ऑफ टफनेस है, दैट इज नॉट सो फॉर लाइक जेई एडवांस। तो जेई मेंस के लिए क्या है कि आपको चीजें पढ़नी है, लेकिन उसमें क्वेश्चन थ्योरेटिकल आते हैं। अगर आप प्रीवियस ईयर है, देखो सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज है प्रिपरेशन में, वो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। अगर आप जेई मेंस के लिए कर रहे हैं तो मैं उसके लिए बहुत सीरियसली सजेस्ट करना चाहूंगा कि आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को कम से कम 2 या 3 बार लगा लें। वो भी बहुत लगाने की जरूरत नहीं है, आप 10 या 15 साल लगा लेते हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन 2 या 3 बार अच्छे से, तो आप अच्छी रैंक ला देंगे। बस आपके बेसिक्स स्ट्रांग होने चाहिए। अलॉन्ग विद दैट यू हैव टू गो फॉर प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, और इतना सफिशिएंट है आपको जेई मेंस क्रैक करने के लिए। और जेई मेंस से तो अब तो यार बहुत कॉलेज हो चुके हैं, फिर ऑल ओवर इंडिया चीजें कनेक्टेड हो गई हैं, तो बहुत सीटें हैं, बहुत अच्छे कॉलेजेस में कम रैंक में भी अच्छे कॉलेज मिल जाते हैं, अच्छी ब्रांचेस मिल जाती हैं। तो जेई मेंस तो यार मेन है, उसको एज अ बैकअप रखना ही है। और तब भी अगर आप जेई एडवांस से डरते हैं तो आपका जेई मेंस तो मेन ही हो गया, तो उस पर और ध्यान देना पड़ेगा। अगर मान लीजिए और तरीका जेईई एक ही है, आप अपने जेईई बेसिक्स स्ट्रॉन्ग कर लीजिए। एंड हाँ, सेकंड थिंग, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। अगर जेईई एडवांस और जेईई मेन दोनों ही नहीं निकलता है, देन लोग फिर प्राइवेट कॉलेज की तरफ जाते हैं, ऐसा सीन है? या देयर इज अ सीन ऑफ, ये सीन है कि अगर गवर्नमेंट कॉलेजेस नहीं मिलेंगे लोग डिफेक्ट होंगे प्राइवेट कॉलेजेस की तरफ। लेकिन उस टाइम सिनेरियो सिनेरियो बहुत वर्स्ट है प्राइवेट कॉलेजेस का, क्योंकि आपकी फीस लग जाती है करीब 11 से 12 लाख रुपए। तो 11 से 12 लाख जो देते हैं, मोस्ट ऑफ देम टेक लोन्स, प्राइवेट पर्सनल एजुकेशन लोन, तो वो बहुत बर्डन होता है यार कि प्लेसमेंट होना जरूरी होता है 4 साल बाद। और इन द प्रेजेंट सिनेरियो जो प्लेसमेंट का की हालत है वो बहुत सही नहीं है इन अदर ब्रांचेस कंपेयर टू कंप्यूटर साइंस। कंप्यूटर साइंस है तो आप प्लेसमेंट हो जाएगी, और अदर ब्रांचेस तो वहाँ प्लेसमेंट में दिक्कत होने वाली है। अगर आप अच्छे हैं उस ब्रांचेस में, टॉप है, तो वहाँ भी आपकी प्लेसमेंट हो जाएगी। लेकिन वही बात है कि कंपेरेटिवली स्ट्रगल ज्यादा है इन अदर ब्रांचेस। जिनके पास ज़्यादा वो फाइनेंशियली प्रॉब्लम है उनको, तो वो इसीलिए मे बी एक रीज़न ये भी है कि आईआईटीज़ की तैयारी वो नहीं करते हैं। और क्योंकि मान लीजिए नहीं होता सिलेक्शन, देन प्राइवेट में तो उतना अफोर्ड नहीं कर पाएंगे और इतना फीस। तो तो फिर जो है, हर चीज का एक रहता है सॉल्यूशन। अगर आप बीटेक नहीं कर पा रहे तो कोई और डिग्री लीजिए, या पॉलिटेक्निक, जैसे हमने अभी डिस्कस किया पॉलिटेक्निक और आईटीआई के बारे में, उसका भी स्कोप अच्छा खासा ही है। जैसे कि किसी भी में अगर आप देखेंगे जो रेशियो रहता है बीटेक होल्डर जो डिग्री लेके आते हैं उनकी जॉब का, या फिर जो आईटीआई या पॉलिटेक्निक से जॉब लेके आते हैं उनके उनका रेशियो, तो नंबर ऑफ पीपल्स हु गॉट सिलेक्टेड थ्रू द पॉलिटेक्निक और आईटीआई इन द पीएसयूज और एनी गवर्नमेंट जॉब्स इज मोर कंपेयर टू द दोज हु गॉट सिलेक्टेड थ्रू द डिग्री। तो अगर आप पॉलिटेक्निक करते हैं तो आपके पास ऑप्शंस ज्यादा रहेंगे, आपके पास अपॉर्चुनिटीज ज्यादा रहेंगी, ऑब्वियस थिंग है।
जैसे कोल इंडिया का मैं एग्जांपल देता हूँ, अगर इसमें एज एन एग्जीक्यूटिव आपको सेलेक्ट होना है तो एक ही रिक्रूटमेंट होगा थ्रू कोल इंडिया लिमिटेड। बट आपको, आपने अगर पॉलिटेक्निक किया हुआ है तो आपको सारी सब्सिडरीज रिक्रूट करेंगी। इसका मतलब यू गॉट 8 times मोर चांस टू गेट सिलेक्टेड इन दीज PSUs। दिस इज एन एग्जाम्पल, मैंने एग्जाम्पल दिया है। आप हर जगह मत लगाइएगा इसको कि हाँ NTPC में लगा दिया, ऐसे लगा दिया। एक समझाने का तरीका है कि अगर आप डिग्री आपकी पॉलिटेक्निक की, तो आपके पास ऑप्शन ज्यादा है, अपॉर्चुनिटीज ज्यादा है। नहीं सही है, बिल्कुल। सो ये चीज़ें हैं। और तो शिवम, आपसे ये पूछना था कि जैसे कि आपने बताया कि आपने ग्रेजुएशन किया है मैकेनिकल से, उसके बाद फिर आपने बताया कि आपने एमटेक किया, उसके बाद उसको ड्रॉप आउट कर दिया था, फिर आपका हो गया था उसमें सेलेक्शन, इसलिए। सो फाइनली मतलब आपको क्या लग रहा है कि आपने कितने कंपटीशन दिए हैं और कितने इंटरव्यू दिए हैं आपने, एंड फाइनली आप यहाँ पे सेलेक्ट हो गए हैं? तो थोड़ा उसको बता दीजिए आप क्या हुआ। ओके, दिस इज बेसिकली द वेरी लॉन्ग वे टू गेट सेलेक्टेड। मैंने स्टार्ट किया, जो मेरा पहला कंपटीशन एग्जाम था वो गेट का था, गेट 17। तो अगर हम वहां से स्टार्ट करते हैं तो ये बहुत लंबा हो जाएगा। वैसे मैंने गिन रखे हैं, मैं डायरेक्टली वही बता देता हूँ कि मैंने 26 एग्जाम्स दिए थे, जिसमें कि मैंने 7 से स्टार्टिंग जो मेरे एग्जाम्स थे वो क्रैक नहीं हो रहे थे। जैसे गेट का एग्जाम होता है वो न्यूमेरिकल होता है, तो मेरा जो न्यूमेरिकल सेक्शन है वो स्ट्रांग है कंपेरेटिवली कंपेयर टू थ्योरेटिकल। तो थ्योरेटिकल में मेरा वीक है, तो जहां जहां न्यूमेरिकल एग्जाम्स थे वहां मैं क्रैक करता था, जहां थ्योरेटिकल होता था वहां मैं क्रैक नहीं कर पाता था। बट लेटर ऑन आफ्टर वन एंड हाफ ईयर आई गॉट रियलाइज दैट कि ये सेक्शन वीक है, इस पे काम करने की जरूरत है। तो मैंने उस पर फिर काम किया। तो करीब 1 डेढ़ साल बाद ऐसा हुआ कि जितने भी रिटर्न एग्जाम होते थे, डजंट मैटर कि न्यूमेरिकल टाइप है थ्योरेटिकल टाइप है, सब क्रैक होते थे। तो मैंने 26 के एग्जाम दिए हैं स्टार, और जो न्यूमेरिकल टाइप एग्जाम जितने भी हुए मैंने सब क्रैक किए हैं। जैसे कि आप गेट ले लीजिए, तो मैंने गेट में ऑलमोस्ट 5 times आई स्कोर्ड अराउंड 99 परसेंटाइल एवरी टाइम। तो बट इन तो यहाँ पे थ्योरेटिकल एग्जाम्स लाइक, परसेंटाइल का क्या सीन है? बहुत लोग कंफ्यूजन है कि ये परसेंटाइल क्या है, तो 99.8 कहने का क्या मतलब है? इससे बहुत लोग को नहीं सब पता है, जो फ्रेशर है उन्हें नहीं आइडिया। अच्छा देखिए, अगर 99.8 परसेंटाइल है, इसका मतलब होता है कि 1000 लोगों में से आपकी दूसरी रैंक है। जैसे मान लीजिए 1 लाख लोग एग्जाम दे रहे हैं तो आपकी 200 रैंक है। अगर 10 लाख लोग एग्जाम दे रहे हैं तो आपकी 2000 रैंक है। 99.2 का बता रहा हूँ मैं, 99.8 का। ये बेसिकली डिसाइड होता है फ्रॉम द नंबर ऑफ कैंडिडेट्स गिविंग एग्जाम, और कितने लोग आपसे आगे हैं या फिर कितने लोग आपसे पीछे हैं। और किसी का 99 परसेंटाइल है तो उसकी फर्स्ट है। मतलब 100 लोग अगर है तो 1 रैंक है, अगर 1000 लोग हैं तो 10 रैंक है, अगर 10,000 लोग हैं तो उसकी 100 रैंक है। इसका मतलब ये होता है। हम्म। ठीक है, जैसे मैं बताता हूँ आपको कि जैसे मैंने गेट 17 दिया था तो मेरी परसेंटाइल थी 99.65। तो उस टाइम मेरी रैंक थी 722 और मेरी परसेंटाइल निकल के आई थी वो जो 99.65। ये हो गया तरीका ये। तो हम लोग बात कर रहे थे अभी कितने मैंने एग्जाम्स दिए, कितने क्रैक किए। तो ये एग्जाम्स का था कि स्टार्टिंग सारे ही क्रैक होते थे न्यूमेरिकल टाइप वाले, बट थ्योरेटिकल टाइप वाले जितने एग्जाम्स वो क्रैक नहीं होते थे। बट जब रियलाइज हुआ कि ये गलती है तो उसको मैंने सुधारा, और आफ्टर दैट वो भी क्रैक होना शुरू हो गए। तो मैंने क्रैक किए हुए जो एग्जाम उसमें है, गेट तो सारे क्रैक है मानेंगे 99% पहले तो, न्यूमेरिकल टाइप। और इसरो का एग्जाम क्रैक किया है, BRC का 2 टाइम क्रैक किया है, और CIL क्रैक है ही, RRB जेई क्रैक है। एंड इतने तो हो गए रिटर्न एग्जाम। और अगर PSUs की बात करते हैं तो मैंने जो इंटरव्यूज दिए हुए हैं, पहला मेरा जो लाइफ का इंटरव्यू था वो था BPCL में। तो पहला BPCL का इंटरव्यू था, सेकंड इंटरव्यू था IOCL में, थर्ड इंटरव्यू था NLC में, अगेन मेरा फोर्थ इंटरव्यू था BARC में, फिफ्थ इंटरव्यू था IOCL में, अगेन मैं सेवेंथ इंटरव्यू इन BARC, एट्थ इंटरव्यू इन CIL। इतना तो मुझे इस मोमेंट पे याद है, हट सारी डिटेल्स तो याद नहीं, इस टाइम इतना ही था मेरी जर्नी। और अभी मेरी रेलवे में आर्मी जेई तो में जो वेटिंग है, और मैंने इसरो का जो मेरा इंटरव्यू था। मतलब जो लास्ट में आपका हुआ है उसी में आपने फाइनली आपका हो गया। हाँ, तो मैं ध्यान नहीं दिया कि होगा कि हो गया कि नहीं होगा, मैंने छोड़ दिया। और यहाँ हो गया तो सब ध्यान देना छोड़ दिया। जैसे कि इसरो में भी मेरा मेरा इंटरव्यू था शेड्यूल्ड ऑन द 26 जुलाई, वो भी मैंने स्किप कर दिया था, क्योंकि जो मेरी ये लोकेशन मुझे मिली है सिंगरौली इस टाइम। सिंगरौली मेरे घर से पास पड़ता है, तो इट इज मोस्ट प्रेफर्ड जॉब फॉर मी, दैट्स व्हाई आई लेफ्ट द इसरो इंटरव्यू। अच्छा, तो शिवम आपने सिंगरौली के बारे में सुना है क्या पहले कभी?
हाँ, सिनोल्डी के बारे में सुना था बट नॉट दैट मच। मैंने बेसिकली सुना हुआ था रेणुकूट, हिंडाल्को की वजह से, और मैं कोल इंडिया के बारे में जानता था बहुत पहले से ही। आज से नहीं, करीब मैं जब 10th या 12th में तब से ही कि कोल इंडिया है, पीएसयू है, बट बेस इज इन कोलकाता, इतना जानता था। और ये भी नहीं पता था कि इसकी 8 सब्सिडरी है, कैसे कैसे इनका कितनी आर्म्स है। बट आफ्टर बीइंग इन दिस प्रोसेस की तब जा रहे हैं कि हाँ, इसकी 8 सब्सिडरी है, 8 सब्सिडरी है, 2 सब्सिडरी और नई बन गई है फॉर सोलर प्रोजेक्ट। तो अब तो काफी कुछ जानने को मिल गया है। इतना बस सुना था सिनोली का नाम, बहुत पहले से पता नहीं था। और जब यहाँ आए तो अच्छा भी, काफी ग्रीनरी है यहाँ पे, बहुत ग्रीन एरिया है। वो तो मैं अपने व्लॉग्स में दिखाती हूँ, सारे लोग देखते ही होंगे कि ग्रीनरी या कितना आई है। हैव सीन योर ब्लॉग्स। सो ये जब हम ये लोग था थे कि इन दैट फेज, आफ्टर आफ्टर सिलेक्शन वी स्टार्टेड फॉलोइंग यू, कि आपके ब्लॉग्स देखते थे हम लोग कि कैसे क्वार्टर्स है, कैसा एरिया है, ऑल दिस स्टफ। थैंक यू। तो शिवम, यहाँ पे हम लोग अपना इंटरेक्शन को स्टॉप करते हैं और लेते हैं विदा। और उसके जाने से पहले एक चीज़ अपने ऑडियंस को ये बताना चाहूँगी कि शिवम का चैनल है एक, आप उसको ज़रूर विज़िट करें, टी मैथ लर्निंग। ठीक है, आप वो थोड़ा उनके बारे में बताएंगे, आप एक बार सुनिए क्या कह रहे हैं वो। हाँ शिवम, बताइए। जो चैनल है बेसिकली एजुकेशन से रिलेटेड है, और मोस्टली यार बहुत डिटेल, वैसे मैं कहूँ पॉइंटेड वाइज तो रिलेटेड है मैकेनिकल इंजीनियरिंग से। आप लिंक डिस्क्रिप्शन में रहेगी, आप उसको फॉलो कर सकते हैं और देख सकते हैं उसमें क्या क्या है। अच्छा, सो क्या ये आईटीआई और डिप्लोमा से रिलेटेड होगा कुछ, क्योंकि उसमें भी मैकेनिकल और इसके पोर्शन रहते आईटीआई हैं तो। डिप्लोमा, जैसे अगर आप डिप्लोमा करते हैं या आईटीआई करते हैं तो उसमें मैकेनिकल काफी सेक्शंस रहते हैं। जैसे कि अगर आप बीटेक करें तो उसमें पूरा ही आ गया, बिग ब्लॉक आ गया। और आप पढ़ना चाहते हैं तो अगर, तो उससे गाइडेंस ले सकते हैं, और मैं उसमें गाइड भी करता हूँ फॉर द कॉम्पिटिटिव एग्जाम, तो वहाँ आप देख सकते हैं जाके। ठीक है, तो और मेरे वही सारे सारे लोग हैं। एक्सपीरियंसेस इंटरव्यू के एंड जर्नी, ऑल दिस थिंग्स हैज बीन शेयर्ड ऑन दिस। तो सारे लोग से रिक्वेस्ट है कि फटाफट इनके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और जो नए हैं मेरे चैनल पे थैंक यू। वो भी सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन दबा दें, ताकि फर्दर आने वाले वीडियोस मिलते रहें। और शिवम बहुत ही अच्छा टीच करते हैं, आप चाहें तो उनका वीडियो देख सकते हैं। उसके बाद आपको एक मतलब मोटा मोटी एक एनालिसिस हो जाएगा कि आप अच्छे प्लेटफॉर्म पे आए। सो यहाँ पे ठीक है, तो ये देख लीजिए, थैंक यू। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में होगा, फाइव फाइव मैथ लर्निंग का। सो यहाँ पे चैनल को विजिट करके फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और जुड़ जाइए हमारे साथ। तो इस तरीके से इंटरेस्टिंग वीडियो हम लाते रहते हैं। तो आज का इंट्रैक्शन यहाँ पे ख़त्म करते हैं। थैंक यू शिवम हमारे साथ जुड़ने के लिए, और थैंक यू सो ओके। मच फॉर वॉचिंग अस।